अब हमको पढ़ना है कि रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम होते हैं। यानी परमाणु जब आपस में क्रिया करते हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम होते हैं? कई नियम होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में केवल 2 ही नियम है। रासायनिक संयोग के नियम, पहला नियम है द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ कुछ कि द्रव्यमान जो होता है वो उसको हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान कैसा होता है? अविनाशी होता है। ठीक है। कोई भी द्रव्य जो होता है, कोई भी द्रव्य जो है वो क्या होता है? ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन उसको हम बना नहीं सकते हैं और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, या इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण का मतलब ही ये होता है कि चीज जो है वो बदले ना, संरक्षित रहे, जैसी है वो वैसी ही बनी रहे। इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है सिर्फ, और रासायनिक अभिक्रिया के पहले सभी पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान बना रहता है। कोई भी द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होता है। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, परमाणु आपस में क्रिया करते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, वो अपरिवर्तित रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। तो इसको करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक जैसे एक फ्लास्क लेते हैं, शंकु आकार, इस तरीके का शंकु के आकार का एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं? एक कोई पदार्थ का घोल इसमें हम डाल देते हैं। जो पदार्थों के बीच में क्रिया करानी है, कोई भी पदार्थ ले लिए, इसमें हमने डाल दिए। एक पदार्थ हमने मान लिया क्या है? एक्स है। ये पदार्थ कौन सा है? कोई पदार्थ एक्स है, इसका नाम हम नहीं ले रहे हैं यहां पर कोई। और इसके भीतर क्या करते हैं कि एक डोरी में बांध करके एक हम परखनली जो होती है वो इसके भीतर एक डाल देते हैं, और इस परखनली में एक दूसरा पदार्थ ले लेते हैं। इस पदार्थ को कहते हैं हम वाई। ठीक, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? एक्स और वाई की आपस में क्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसको हम इस परखनली को हम यहाँ पर टिकाते कैसे हैं? इसको धागे से बांध देते हैं और इसको धागा बाहर ला करके लटका देते हैं, और यहाँ पर एक कार्क लगा देते हैं, जिससे कि धागा जो उस कार्क और फ्लास्क के बीच में दब जाए और फिर परखनली गिरे ना हमारी। क्योंकि अभी हमको गिराना नहीं है, इसको बाद में गिराएंगे तब उसको हम ढीला कर देंगे, या उसको हम परखनली को फ्लास्क को हिला देंगे तो अपने आप उसका द्रव मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं? इस पूरे सेट का हम द्रव्यमान तौल लेते हैं कितना हुआ। अभी इन दोनों पदार्थ अलग अलग है ना, एक पदार्थ ये बाहर भरा हुआ है, एक पदार्थ इस परखनली के अंदर भरा हुआ। अभी दोनों पदार्थ मिले तो है नहीं, अभी इनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, नहीं हुई। तो अभिक्रिया से पहले हम इसका द्रव्यमान तौल लेते हैं कितना है। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना आया? 120 ग्राम आया, मान लो। पहले इसका द्रव्यमान कितना है? 120 ग्राम। ठीक, फिर हमने क्या किया? इस फ्लास्क को उलट पलट दिया। उलटने पलटने से क्या होगा? परखनली टेढ़ी हो जाएगी, इसका परखनली का जितना भी घोल है वो सब क्या होगा? इसमें गिर जाएगा, मिल जाएगा इसमें सब। और खूब अच्छी तरह से मिला दिया जिससे कि परखनली के भीतर कोई घोल ना बचे, और परखनली से सारा घोल निकल करके बाहर आ जाए। इस फ्लास्क को उल्टा कर दिया, घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया, सीधा कर दिया, किसी भी तरीके से सारे हमने इसके भीतर का सारा घोल जो था वो क्या किया? यहाँ पर गिरा दिया। फिर जिससे क्या हुआ कि अब ये दोनों घोल क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे और नए नए पदार्थ बनेंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए नए पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर नए पदार्थ बनेंगे, और फिर जब थोड़ी देर रख देते हैं इसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जब हमको ये महसूस होता है कि इसमें सारी क्रिया हो चुकी है, संपूर्ण हो गई, अब कोई क्रिया इसमें शेष होनी बाकी नहीं है, तो अब क्या करते हैं? इसको हम फिर से तौलते हैं एक बार इस पूरे को। इसका ढक्कन नहीं खोलते हैं, अभी तक ढक्कन पैक कर दिया था, बिल्कुल पैक रहेगा। तो अब इसको हम फिर से एक बार तौलते हैं। हो सकता है इसमें कोई गैस बनी हो तो वो गैस यहाँ भरी रहेगी सब,
जब इसमें क्रिया हुई है तो कोई गैस बनी होगी, तो गैस यहाँ पर भरी रहेगी। यानी कोई भी चीज को हमें बाहर नहीं जाने देना है, सबको यहीं, जो नया बनना है वो भी, जो पुराना है वो भी, सब कुछ यहीं रहना है इसके भीतर ही। तो अब जब हम दोबारा इसको तौलते हैं अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया को कराने के बाद जब तौलते हैं तो हम देखते हैं अब भी इसका भार कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, 120 ग्राम ही है। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि इसमें यह रासायनिक क्रिया हो रही थी, तो इस रासायनिक क्रिया में क्रिया से पहले भी द्रव्यमान उतना ही था और क्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही है। तो इससे क्या पता चलता है इस प्रयोग से कि रासायनिक क्रिया में, किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। अगर मान लो अगर यहाँ पर कोई गैस बन रही है और हम ढक्कन खुला रखेंगे तो क्या होगा, गैस तो बाहर निकल जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ पर द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि कुछ पदार्थ गैस बन के बाहर चला गया। तो अब यहाँ पर कुछ पदार्थ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें ढक्कन बंद करके रखना था कि अगर कोई गैस भी बनती हो इस क्रिया में तो वो गैस भी इसके भीतर ही रहे, बाहर न जाने पाए, उसको हम बाहर न जाने दें, जिससे कि हमारा जितना भी पदार्थ है यहाँ पर सबका सारा पदार्थ इसके भीतर ही बना रहे अभिक्रिया के बाद भी। तो हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, दोनों ही स्थितियों में द्रव्यमान जो है वो बराबर रहता है। ठीक, तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान जो होता है या कोई भी द्रव्य जो होता है वो अविनाशी होता है। अगर इसका द्रव्यमान कम होता तो इसका मतलब इसमें से कोई चीज खत्म हो गई है, होगा ना। अगर इसका द्रव्यमान कम हो जाता तो इसका मतलब ये था कि इसमें से कोई चीज खत्म हो गई है, यानी कोई पदार्थ खत्म हो गया है, कोई द्रव्य खत्म हो गया है। तो कोई द्रव्य भी खत्म नहीं होता है, द्रव्य को भी हम नष्ट नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और इसी प्रकार से द्रव्यमान को भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं और उत्पन्न भी नहीं कर सकते। इसलिए द्रव्यमान क्या होता है, अविनाशी होता है, द्रव्यमान भी अविनाशी होता है। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। क्या कहता है ये नियम, कि इस नियम के अनुसार द्रव्य जो होता है वो अविनाशी होता है, अर्थात द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य में बदला जा सकता है रासायनिक क्रिया के द्वारा, लेकिन उस क्रिया के दौरान द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। तो ये हो गया द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। ठीक है, समझ में आया ये? बताओ जी सर। ललित यस सर, यस सर। समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? क्या समझ में आया बताओ? द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम क्या समझ में आया? क्या वो सर नष्ट नहीं होती है? कहा क्या नहीं नष्ट होती है? अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद सभी पदार्थों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो सदैव नियत रहता है, यानी निश्चित रहता है, वो घटता या बढ़ता नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये दो नियम तुमको अभी पढ़ने हैं, आए तो 5-6 नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये दो नियम अभी तुम्हारे कोर्स में है। स्थिर अनुपात, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है स्थिर और एक है अनुपात। स्थिर का मतलब क्या हुआ, फिक्स, ना बदलने वाला। जैसे अभी तुमने देखा था कि द्रव्यमान नहीं बदल रहा, ऐसे ही यहाँ पर एक और चीज है जो नहीं बदलती है। स्थिर कौन सी चीज है, वो अनुपात। अनुपात नहीं बदलता है। और कौन सा अनुपात, उनके भारों का अनुपात। जब भी कोई यौगिक बनता है, कोई यौगिक किसी भी विधि से क्यों ना बनाया गया हो, ठीक, उसमें जो तत्व शामिल हो रहे हैं, उस यौगिक को बनाने में जो तत्व शामिल हो रहे हैं, जिन तत्वों के बीच क्रिया करा करके उस यौगिक को बनाया जा रहा है, उन तत्वों का जो भार के हिसाब से जो अनुपात होता है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे H2O क्या है, एक यौगिक है। H2O एक यौगिक है, पानी क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि ये दो प्रकार की चीजों से मिलकर बनना, दो तत्वों से मिलकर के बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से बन रहा है, मिक्स से मिलकर के बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1। तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, 2।
और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन का जो परमाणु का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो 16 U होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर अनुपात हम देखें तो क्या बना, 2/16। इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी ये अनुपात क्या है, 1:8 है। यानी पानी के एक अणु में, ध्यान से सुनना, पानी के एक अणु में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के हिसाब से अनुपात क्या है, 1:8 है। ठीक, अब मान लो ये पानी जो है हम जमीन से गड्ढा खोद के निकाले हैं, कुएं से निकाले हैं पानी, उसका अनुपात 1:8 है। पानी जो वर्षा से बरसता है, बारिश में जो बरसता है वो भी पानी ही होता है। ठीक, वर्षा में जो पानी होता है वो भी पानी होता है, नदी में जो पानी होता है वो भी H2O ही होता है ना। जो हैंडपंप से तुम पानी निकालते हो वो भी क्या होता है, H2O ही होता है। यानी हम पानी को, और अगर हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा के बनाए पानी को अगर, तो ये क्या होगा, ये भी H2O ही होगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी यौगिक को हम किसी भी विधि से बनाएं या कहीं से भी प्राप्त करें, उसको किसी भी तरीके से हम उस यौगिक को प्राप्त करें, तो उस यौगिक में जो तत्व शामिल हैं उन तत्वों का अनुपात भार के हिसाब से जो अनुपात होता है वो कभी नहीं बदलता। अब हम पानी जैसे हमने प्रयोगशाला में बनाया तो वहां पर भी 1:8 होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा। हैंडपंप का पानी हम लाएंगे वो भी 1:8 होगा। ठीक, पानी बरसने वाला जो पानी होगा वो भी, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 1:8 ही होगा। नदियों का पानी लाएंगे तो वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 1:8 ही होगा। यानी हम पानी को किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे जहां से ला करके प्राप्त करें, चाहे किसी भी तरीके से हम बनाए पानी को, हमारे शरीर में पानी बनता है बहुत सी क्रियाओं में, शरीर के भीतर बहुत सी क्रियाओं में पानी का निर्माण होता है। जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें भी जलवाष्प निकलती है हमारे मुंह से और नाक से। जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो क्या होता है, पानी की महीन महीन बूंदें भी बाहर निकलती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो ये भी पानी है। तो जितने भी पानी चाहे जहां से लाया जाए वो होगा क्या, H2O ही होगा। और भार के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो सदैव 1:8 ही होगा। निश्चित। तो ये अनुपात जो होगा वो स्थिर रहेगा, ये अनुपात बदलेगा नहीं। किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का भार के हिसाब से अनुपात जो होता है वो सदैव स्थिर रहता है, यौगिक को चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ये है स्थिर अनुपात का नियम। आई बात समझ में? कुछ बताओ, कुछ दिमाग में आया, नहीं आया? क्या है ये नियम, क्या है एक लाइन में नियम क्या होता है? देखो, कोई यौगिक किसी भी विधि से क्यों ना बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित तत्वों का भार के अनुसार अनुपात सदैव स्थिर रहता है। आगे बात समझ में? किसी यौगिक को चाहे जिस विधि से भी प्राप्त किया गया हो, उसमें शामिल तत्वों का भार के अनुसार अनुपात जो होता है वो सदैव स्थिर होता है। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम, इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। समझ आया? अगर ना समझ में आया हो तो अभी ये हमने तुमको पढ़ाया पानी के हिसाब से। ऐसे ही एक और होता है, कोई भी यौगिक ले लो, जैसे हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कार्बन का होता है 12, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हो गए। एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा, 32। ठीक, तो अब इसका अनुपात निकालो तो C/O कितना होगा, 12/32। तो 4 तिहाई 12 और 4 अठे 32, 3:8 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अनुपात जो होगा कभी नहीं बदलेगा, ये अनुपात सदैव इतना ही रहेगा। इस अनुपात में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी विधि से बनाया जाए, अनुपात सदैव जो होगा वो यही रहेगा। ठीक है, ये अनुपात इसका कभी भी नहीं बदलता है। ठीक, तो
अब नियम समझ में आया? ऐसे ही एक कोई होगी, दूसरा ले लो, अमोनिया ले लो। अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का हो गया 3। तो ये अनुपात क्या बन गया? 14:3 बन गया। ये कटेगा है नहीं, तो 14:3। तो चाहे जिस विधि से भी अमोनिया बनाई जाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भार के हिसाब से अनुपात क्या रहेगा? हमेशा 14:3 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये दो नियम हो गए रासायनिक संयोग के। कौन कौन से? द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, और दूसरा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, समझ में आए? अब उसके बाद बात आती है परमाणु के भार की या परमाणु का द्रव्यमान। एक समीकरण भी है जो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तुमने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य, उसको हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। उस द्रव्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो बदलने उस किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। तो किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में बदलने पर हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको खूब अच्छे से याद कर लो। ये बराबर होता है E बराबर mc²। E बराबर mc²। ये बहुत ही पॉपुलर मशहूर सूत्र है, समझ लो। ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? आइंस्टीन का ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी इसको हम कहते हैं। और यहां पर E क्या है? जहां E क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी। E क्या है? ऊर्जा है। M क्या है? द्रव्यमान। तुम जानते हो M हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान होता है ज्यादातर। और C क्या है? प्रकाश का वेग। C क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। को खूब अच्छे से याद कर लो। E बराबर mc²। E बराबर mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन का समीकरण क्या है? E बराबर mc²। क्या है इसका मतलब? कि किसी भी द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो कितना द्रव्यमान लिया गया, उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी, उसको पता करने के लिए सूत्र ये बनाया गया है E बराबर mc²। ये बहुत ही मशहूर सूत्र है आइंस्टीन का जी। फिर आता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो समझ में आई बात। ये सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है? बात वही है, बस उसको कहने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब परमाणु का द्रव्यमान। अब समस्या ये है कि परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसको आंखों से तो देख नहीं सकते। तो उसका द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये बताओ। उसका, क्योंकि इतना छोटा है वो परमाणु, इतना छोटा तो हमारे पास बांट भी नहीं होगा कोई। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि उसकी तुलना कर ली जाती है किसी से। कार्बन 12 एक तत्व है, उससे तुलना कर ली जाती है। कार्बन 12 का एक परमाणु जो होता है, उसका परमाणु भार होता है 12 U। ठीक, तो इसका 12वां भाग अगर निकाले तो कितना आएगा? बराबर 1 U। ये 1 यूनिट आ गई, 1 यूनिट। ठीक, तो परमाणु द्रव्यमान नापने की जो इकाई होती है उसको पहले तो हम कहते थे AMU कहते थे। इसका मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट। इसका नाम था AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब इसको लिखने में थोड़ा बड़ा पड़ता था, इस वजह से इसको सिर्फ U कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? U का मतलब यूनिट, यूनिफाइड मास इसको कहा जाता है। तो कार्बन 12 का एक परमाणु से कितने गुना भारी है, बस ये पता लगाया जाता है कि कोई भी परमाणु जो है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से
कितने गुना भारी है। जैसे मान लो कोई ये कार्बन का परमाणु है तो हमने इसके कितने टुकड़े किए, 12 टुकड़े किए, हमने इसके 12 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा जो निकला, ये एक हिस्सा जो आया, इस हिस्से से हम तौलेंगे या इस हिस्से से हम उसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन 12 के परमाणु के 12वें हिस्से से कितने गुना भारी है। कोई भी परमाणु जिसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो ये कहलाएगा उसका अपेक्षिक या सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी कार्बन 12 से तुलना कर रहे हैं। कार्बन 12 से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि कार्बन 12 की तुलना, कार्बन 12 के परमाणु के 12वां भाग जो है उससे वो कितना भारी है। हम समान रूप से जो तौलते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम तुलना ही तो करते हैं। हम तराजू से अगर कोई चीज तौलते हैं तो वहां पर कैसे तौलते हैं, बाट रखते हैं ना, बाट रखते हैं ना। जैसे ये तराजू हमने बनाया है, ये तराजू है, तो हम यहाँ पर जब कोई चीज तौलते हैं तो क्या करते हैं, पहले इधर बाट रखते हैं, मान लो 1 किलो का बाट रख दिया और यहाँ पर थोड़ा सामान यहाँ पर थोड़ा सामान रख दिया। तो जब ये डंडी सीधी रहती तो हम कहते हैं कि अब ये सामान कितना हो गया, 1 किलो हो गया। ठीक है, 1 किलो हो गया, थोड़ा और सामान रखा, इसको हटा लिया, इसके ऊपर और सामान रखा, फिर 1 किलो कर लिया, 1 किलो 2 किलो हो गया। अगर हमारे पास 2 किलो का बाट है तो 2 किलो का रख लेंगे या 1-1 किलो के 2 रख देंगे। अगर यहाँ पर हमने ज्यादा सामान रख दिया है, ज्यादा सामान रख दिया, इसके बाद हमें तौलना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बाट बढ़ाएंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि ये इस वाले बाट के हिसाब से ये बराबर हुआ या नहीं, इस वाले बाट के हिसाब से ये आया कि नहीं आया। तो ये वाला बाट कितनी बार शामिल हुआ इधर, ये एक वाला बाट यहाँ पर कितनी बार शामिल हुआ, तो ये कहलाता है उसका आपेक्षिक। इसकी तुलना, इस वाले बाट से हम इसकी तुलना कर रहे हैं। कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या करते हो, अगर 4 मीटर कपड़ा लेना है तो 4 मीटर का पट्टी लेके नापता है क्या, नहीं सर। बताओ किससे नापता है वो। सर 1 मीटर के टुकड़े, 1 मीटर, 1 ही मीटर तो होता है उसके पास जी। एक लोहे की लंबी सी रॉड होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक, 1 ही मीटर लंबी, तो उसके बाद पट्टी होती है वो। अगर तुमको 4 मीटर लेना है तो वो क्या करता है, उसको 4 बार नापता है, एक एक करके 4 बार नापता है ना, या फिर एक एक करके 2 बार नापता है, फिर उसको डबल कर देता है, इस तरह से करता है ना। यानी वो उसको 4 गुना कर देता है, 1 मीटर वाली पटरी के बराबर नाप के उसका 4 गुना कर देता है, 4 गुना कर देता है, तो तुमको वो 4 मीटर कपड़ा दे देता है नाप करके। तो ये सब उसी प्रकार से, ये सब जो तौलने वाली जितनी भी प्रक्रिया है क्या है, सब तुलना होती है। सापेक्षिक जी द्रव्यमान ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमको परमाणु इतना छोटा है कि उसको तौलने के लिए हमारे पास उतना छोटा बाट तो है नहीं कोई, तो उसको तौलने के लिए क्या करते हैं, एक परमाणु की तुलना दूसरे परमाणु से ही कर लेते हैं, एक परमाणु की तुलना दूसरे परमाणु से ही कर लेते हैं। तो वो परमाणु कौन सा है, कार्बन 12। कार्बन 12 का परमाणु, अणु नहीं, ये ध्यान रखना, अणु नहीं परमाणु, कार्बन 12 का परमाणु और इसका 12वां भाग यानी बटे 12। तो कार्बन 12, कार्बन 2 तरह का होता है, कार्बन 12 और एक कार्बन 14, 2 तरह का होता है कार्बन। लेकिन हमें यहाँ पर जो लेना, कौन सा लेना है, 12 वाला लेना है, यानी जिसका परमाणु भाग या परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, वो वाला कार्बन हमें इस्तेमाल करना है। तो कार्बन 12 का हम लेंगे एक परमाणु और उसका 12वां भाग करेंगे, उसका 12वां भाग करेंगे, वो जितना आएगा उससे हम उसकी तुलना करेंगे कि उससे वो कितने गुना भारी है, यानी उस परमाणु से वो कितने गुना भारी है। तो कार्बन 12 का परमाणु का 12वें हिस्से से वो कितने गुना भारी है, कोई परमाणु जो हमें ज्ञात करना है जिसका द्रव्यमान, ये कहलाता है उसका परमाणु द्रव्यमान। यानी किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान उस परमाणु के औसत द्रव्यमान तथा कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक, और परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, इसको कहते हैं यू। इकाई को हम क्या कहते हैं, यू। ये इकाई कहलाती है यू। हाँ, पहले इसको हम AMU लिखते थे, पहले लिखा जाता, लेकिन अब क्या है, इसका नाम बदल के केवल यू कर दिया गया है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। इस यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास।
केवल यू लिखा है, यूएम नहीं लिखा जाता, केवल यू लिखा है। पहले लिखा जाता था एएमयू, एएमयू का मतलब होता था एटॉमिक मास यूनिट, अब कहा जाता है इसको यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अब जैसे हुआ ये परमाणु का द्रव्यमान हो गया, परमाणु को तौला या उसका हमने तुलना की तो परमाणु का द्रव्यमान कहलाया। ऐसे ही अणु भी तो होता है जी। तो अणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, यानी उसको अणुभार हम कहते हैं, अणु का द्रव्यमान कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं उसको। तो अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से तुलना की जाती है। बस फर्क इतना हो जाता है कि पहले हम परमाणु की तुलना कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, अणु की तुलना कर रहे हैं। अब किससे करेंगे, उसी से करेंगे। किससे, कार्बन किससे करेंगे, परमाणु कार्बन 12 के परमाणु से, कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से। तो एक अणु जो है, किसी भी पदार्थ का एक अणु जो है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। इसका तो अणु है लेकिन इसका क्या है, परमाणु है। इसका क्या है, परमाणु है। किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, ये क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, अणु द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब एक अणु जो होता है, कोई यौगिक है, ये तो हो गया किसी तत्व का अणु द्रव्यमान। किसी यौगिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो H2O है, H2O का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम इनके इसमें दो तत्व शामिल हैं। यहाँ पर कितने तत्व शामिल हैं, दो तत्व हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। ठीक, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम H2O। ठीक, अब H2O में H2 में H कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1 H2 का कितना होता है, 1 H का कितना होता है 1, ये हो गया, प्लस O का कितना होगा 16, तो ये बराबर है 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर कितना आ गया 18। यानी पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 18 U। पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 18 U। ये क्या होगा, यौगिक, ये जो हो गया तुम्हारा यौगिक का अणुद्रव्यमान। ऐसे ही तुम किसी भी यौगिक का अणुद्रव्यमान, किसी भी यौगिक का अणुद्रव्यमान जब निकालना होता है तो उसमें जो भी तत्व हैं उन सबके द्रव्यमानों को हम निकाल करके उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है, कोई तत्व अमोनिया NH3, एक तत्व नहीं यौगिक, एक अमोनिया एक यौगिक है। तुमको बताया गया कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो बताओ अमोनिया का कितना होगा, तो यहां पर क्या होगा, इसका अणु द्रव्यमान कितना होगा। इसलिए क्या करेंगे हम, नाइट्रोजन प्लस H3, नाइट्रोजन कितना हो गया 14 प्लस H3 कितना हो जाएगा, 1 H का कितना होता है 1, तो 3 H का कितना हो जाएगा, H3 का मतलब कितने H है, 3 H है। H3 का मतलब यहाँ पर कितने H हैं, 3 H हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे ये वाली संख्या 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 17 U। तो अमोनिया का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 17 U। यूनिफाइड। आई बात समझ में। तो तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो जो तत्व उसमें शामिल हो रहे हैं सबके द्रव्यमान तुम्हें मालूम होने चाहिए, तभी तुम लगा पाओगे सवाल को। तो इसके लिए एक टेबल बना करके, किताब में देखो बनी हुई है एक टेबल, उसको पूरी अच्छी तरह से याद, जो जो तत्व तुमको ज्यादा इस्तेमाल करने हैं वो उसमें लिखे हुए हैं, उसके तुम द्रव्यमान याद करो, चीजें हो गई। उसके बाद आता है प्रतीक। शुरुआत में तुमको बताया था कि धरती पर कितने तत्व ज्ञात हैं, 118। धरती पर कितने, लगभग 118 तत्व हमको ज्ञात हैं। तो सभी 118 तत्व के बारे में पढ़ना लिखना इस सब काम करने में क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। जैसे अब हाइड्रोजन लिखना है तो बार बार क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इतना बड़ा शब्द बार बार लिखना पड़ेगा। कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा कार्बन डाई ऑक्साइड, इतनी देर लगेगी लिखने में, होगा ना। क्या होगा, इस तरह से अगर हम लिखेंगे शब्दों में, तो जब शब्दों में हम बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, वो बहुत समय लगेगा लिखने में और हमको असुविधा भी होगी। इसके लिए क्या किया गया है,
प्रणाली बनाएगी कि इन सभी जितने भी तत्व हैं इन सबको क्या किया जाए, सबके चिन्ह बना दिए जाएं। क्या बना दिए जाए? चिन्ह या प्रतीक के सिंबल बना दिए जाए, जिससे कि इनको लिखने में थोड़ा सा आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो चिन्ह बनाने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले किसने शुरू की थी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि एक उन्होंने चिन्ह बनाया था ऐसे करके, ऐसे, और इसको क्या कहा था? ये किसका चिन्ह है? हाइड्रोजन का। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये चिन्ह बना दिया था उन्होंने हाइड्रोजन का। ऐसे ही एक चिन्ह और बनाया था उन्होंने ऐसे करके, ये सब इसको पूरा भर दिया था, इसको पूरा भर दिया था, कहा था कि ये क्या है? ये कार्बन है। ठीक, ऐसे एक चिन्ह बनाया था उन्होंने, खाली घेरा बनाया था और कहा था ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन ये चिन्ह जो इन्होंने बनाए थे वो इतने बड़े बड़े थे कि इनको बार बार बनाना, इनको बनाना भी एक आसान काम नहीं था। और बहुत से चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह नहीं बनाए सकते थे। जैसे सल्फर के उन्होंने बनाया था ये ऐसे करके प्लस, इसको क्या था? सल्फर है ये, यानी गंधक है, ये सल्फर हो गया। तो इस तरह से चिन्ह बनाने में भी बहुत असुविधा थी और उनके समय तक बहुत ज्यादा तत्व ज्ञात नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन चिन्हों का इस्तेमाल करके कुछ काम कर लिया था थोड़ा बहुत। लेकिन बाद में फिर ये सब चिन्ह जो थे वो हटा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ? एक संस्था है IUPAC, केमिस्ट्री के लोगों के लिए एक संस्था बनी हुई है IUPAC। इसका IUPAC इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस संस्था के लोगों ने क्या किया कि प्रतीक बनाने के लिए एक नए प्रकार की प्रणाली बनाई। उन्होंने ये कहा कि जो भी कोई भी तत्व है उसका जो अंग्रेजी अक्षर है, उसका जो अंग्रेजी शब्द है, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को लिखने में इसका पहला अक्षर क्या है? H। तो हाइड्रोजन का संकेत बना दिया गया H। ठीक, फिर कार्बन जैसे है तो CARBON, कार्बन लिख दिया गया। अब कार्बन का पहला अक्षर कौन सा है? C, तो यहां C बना दिया गया। ठीक, ऐसे ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए पहला अक्षर क्या है इसका? O, तो इसका संकेत बना दिया गया O। तो इस तरीके से जो उनके अंग्रेजी नाम थे उनके पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में लिख करके उनके संकेत या सिंबल बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से चिन्ह बनाने की प्रणाली चली। फिर जब चिन्ह बनाए जा रहे थे तो वहां पर आया कैल्शियम। अब जब कैल्शियम आ गया तो अब कैल्शियम के लिए C बनाया नहीं जा सकता, कैल्शियम के लिए C नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कार्बन को C बना चुके हैं। अब कैल्शियम के लिए C कैसे बनाएंगे? तो अब ये समस्या आई, अब कैल्शियम को कैसे लिखा जाए? ठीक, तो अब ये सोचा गया कि अब लिखने का एक और नया तरीका इसमें जोड़ा जाए। वो क्या जोड़ा गया तरीका? कि अगर किसी के नाम में जो उसका नाम लिखने पर 2 अक्षर ले लिए जाए शुरुआत के, तो शुरुआत के 2 अक्षर लेंगे तो क्या होगा? एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। तो इस तरीके से लिख दिया गया, कैल्शियम का संकेत बन गया CA। ठीक है, अब उन्होंने तो कहा था कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं उन पर उनके हिसाब से ही उसको बनाया जाए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने अपनी भाषा के हिसाब से बना दिया, उनकी भाषा में जो शब्द थे। जैसे कुछ, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक लोग जो हैं वो लैटिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लैटिन या ग्रीक, लैटिन या ग्रीक भाषा का शब्द ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो लैटिन भाषा में जो उनके शब्दों के नाम थे, अब जैसे सोडियम का बना दिया गया है Na, ठीक, और शब्द अंग्रेजी के शब्द के हिसाब से सोडियम का क्या बनना चाहिए था? S बनना चाहिए था। S बनता या SO बनता, लेकिन उन्होंने क्या बनाया? Na क्यों बनाया? क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में कहते हैं नाइट्रियम। सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? नाइट्रियम। जिस चीज को हम सोडियम कहते हैं लैटिन भाषा में उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रियम। तो ये नाइट्रियम का जो पहले 2 अक्षर थे उन्होंने ले लिए, क्या ले लिए? Na। नाइट्रियम के 2 अक्षर ले लिए Na, तो सोडियम का संकेत बन गया Na। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से
और भी हैं जो कुछ लैटिन भाषा से लिए गए हैं, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम है तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। तो के किससे बना है? कैलियम से। पोटेशियम को लैटिन में कहते हैं कैलियम। ठीक है, तो इसलिए इसका संकेत बन गया के। ठीक है, तो ऐसे ही आयरन। आयरन क्या होता है? उसको कहते हैं Fe। ये लैटिन का शब्द है फेरम, FERRUM। क्या है शब्द? फेरम। तो फेरम से Fe बना दिया गया, कैलियम से के बना दिया गया, नाइट्रियम से Na बना दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ जो तत्व हैं उनके नाम जो हैं वो लैटिन भाषा से बनाए गए, कुछ तत्वों के नाम ग्रीक भाषा से बनाए गए, कुछ तत्वों के नाम अंग्रेजी भाषा से बनाए गए। तो अलग अलग प्रकार के तत्वों के अलग अलग संकेत बनाए गए। तो ज्यादातर तो ये देखा गया कि जो उनके नाम का जो पहला लेटर है वो रखा गया, लेकिन कुछ तत्वों के पहला लेटर जो था वो कॉमन हो रहा था। तो क्या किया गया? फिर 2 लेटर लिए गए। तो जब 2 लेटर लिए जाते हैं तो उसके लिए नियम बनाया गया कि जब भी किसी संकेत के 2 अक्षर लिए जाएंगे तो पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर जो होगा वो स्मॉल होगा। इसीलिए कैल्शियम का क्या बना? E स्मॉल ए। सोडियम का क्या बना? N स्मॉल ए। एल्यूमिनियम का A और स्मॉल l। तो इस तरीके से 2 अक्षर वाले जो शब्द बने हैं जितने भी, उनमें सभी में देखोगे तुम ध्यान से तो पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर जो होगा वो स्मॉल होगा। तो अगर कहीं पर लिखा है, देखो ये एक हम यौगिक लिखते हैं CaCO3। अब इसमें बताओ कितने तत्व हैं? इसमें 3 तत्व हैं। देखो इसमें C के बाद में छोटा a लिखा हुआ है, स्मॉल a लिखा है, इसका मतलब ये पूरा एक तत्व है। ये पूरा क्या है? एक ही तत्व है। और ये C कैपिटल में लिखा है और ये O भी कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब ये दोनों भी अलग अलग तत्व हैं। जो जितने कैपिटल लेटर लिखे होंगे वो सब उतने अलग अलग तत्व होंगे, ये समझ लेना। तो यहां पर 3 कैपिटल लेटर लिखे हैं, एक तो C, ये C और ये O। तो C के साथ में A भी जोड़ा जाएगा छोटा वाला, तब ये एक तत्व बनेगा। ये फिर एक C कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें 3 तत्व कौन कौन से हो गए? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें 3 तत्व यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक, ऐसे ही K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको कहते हैं। तो यहां पर कितने तत्व हैं? जितने कैपिटल पहले वो गिन लो। कितने कैपिटल लेटर हैं? 3। ठीक है ना? पोटेशियम। अब यहां पर C है तो C के साथ में फिर देखोगे R भी लगा है, तो ये पूरा क्या है? क्रोमियम है। ये एक तत्व होता है क्रोमियम, उसका संकेत है Cr। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये 3 प्रकार के तत्व इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमेशा देखना तुम किसी भी यौगिक में अगर किसी कैपिटल लेटर के साथ में स्मॉल लेटर लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो कैपिटल और वो स्मॉल मिला करके कोई पूरा वो एक तत्व बनेगा। ठीक है, अब ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक तत्व ऐसा है जो एक यौगिक से मिलता जुलता है, वो है कोबाल्ट। एक तत्व है कोबाल्ट और एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका संकेत होता है CO और इसका संकेत होता है CO। इसको लिखते समय बहुत तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पर कोबाल्ट लिखना है तो हमेशा क्या लिखेंगे? C कैपिटल बनाएंगे और O स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ये भी CO पढ़ा जाता है, इसको भी CO पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में दोनों के फर्क हो जाता है। क्या फर्क हो जाता है? जहां पर C कैपिटल होगा और O स्मॉल होगा तो ये क्या होगा? ये कोबाल्ट होगा। अगर C कैपिटल है और O स्मॉल है तो क्या होगा? ये कोबाल्ट होगा। लेकिन अगर दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं तो क्या होगा? ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। ये गैस है, ये एक प्रकार की गैस है, यानी ये क्या होगा? एक यौगिक होगा। ये एक तत्व है, ये क्या है? तत्व है। और ये क्या है? यौगिक है। ये यौगिक है, इसमें 2 तत्व शामिल हैं। कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये क्या है? इसमें ये ऑक्सीजन नहीं है, ये पूरा मिला करके एक ही तत्व है। वो क्या है? कोबाल्ट। वो तत्व का नाम है कोबाल्ट। आई बात समझ में? तो कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे लिखना है। इसलिए संकेतों को लिखते समय ये ध्यान रखो कि कहां पर हमको लेटर कैपिटल बनाना है, कहां पर हमको स्मॉल लेटर बनाना है। ठीक है, तो ये हो गई प्रतीकों की पढ़ाई। तो प्रतीक क्यों लिखे जाते हैं? जिससे कि हमें
लिखने पढ़ने में और अध्ययन करने में उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखने में, सब काम करने में क्या हो, आसानी हो, कोई असुविधा ना हो। इस वजह से क्या हुआ, सारे सभी तत्वों के संकेत बनाए गए जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके और उसको आसानी से समझा भी जा सके। ठीक है, तो इसलिए प्रतीक बनाए गए तरह तरह के। तो इतना समझ में आया आज की नहीं, बताओ। अब ये प्रतीकों की लिस्ट, किताब में प्रतीकों की लिस्ट भी एक बनी हुई है और उस लिस्ट को ध्यान से देखो और उसके प्रतीकों को खूब याद करो। अधिक से अधिक जितने प्रतीक तुमको याद होंगे केमिस्ट्री पढ़ाने में तुमको उतनी ही आसानी होगी। लेकिन अगर संकेत तुमको याद नहीं होंगे तो तुमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी। आई बात समझ में? इसलिए सूत्र तुमको खूब याद होने चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ तत्वों के बारे में बताया है, कल बताएंगे यौगिकों के और सूत्र क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो आज का सिर्फ अब इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद अब इसके आगे अब कल पढ़ाएंगे।